गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेथड्स के बारे में पढ़ा था, मेथड का मीनिंग, और फिर उसके बाद हमने एक मेथड किया था स्टोरी टेलिंग मेथड। और आज हम दूसरी विधि शुरू करने जा रहे हैं, और जो इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ हिस्ट्री टीचिंग, और ये है सोर्स मेथड। स्रोत विधि या सूत्र विधि या आधार विधि, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्रोत विधि भी कहा जा सकता है, सूत्र कहा जा सकता है, या आधार विधि, सोर्स मेथड। तो सूत्र का अर्थ है वह सामग्री जिसकी सहायता से वास्तविक इतिहास लिखा जा सकता है, वो सूत्र या स्रोत कहलाएगी। तो इस विधि का प्रयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है, और इतिहास भूतकाल की क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन है, और इसने वर्तमान पर प्रभाव डाला है। लेकिन कोई भी इतिहासकार भूतकाल में जाकर उन घटनाओं को नहीं देख सकता है, या उस समय के व्यक्ति, वो इतिहास जब लिखता है तो वो उस समय के व्यक्तियों द्वारा लिखी हुई घटनाओं के आधार पर, या उनके द्वारा किए गए पत्र व्यवहार के आधार पर, या उस समय के अवशेषों के आधार पर ही इतिहास का निर्माण करता है। तो ये चाहे लिखित हो या अलिखित हो, यही इतिहास के सूत्र हैं। तो कोई भी सामग्री, चाहे वो लिखित रूप में हो या अलिखित हो, या कोई अवशेष हो, जैसे कोई भवन है और मिट्टी के बर्तन हैं, पत्थर के औजार हैं, जैसे बहुत प्राचीन काल के इतिहास लिखने के साधन हमारे पास पत्थर के औजार हुआ करते थे, या उनके मिट्टी के बर्तन थे, या फिर शिलालेख थे। इन सब चीजों की मदद से ही वो इतिहास का निर्माण करते हैं। तो ये सामग्री जिसकी मदद से वो इतिहास लिखते हैं, वही स्रोत कहलाती है। और इसका सहारा लेकर जब हम पढ़ाते हैं तो ये सूत्र विधि कहलाती है। तो सोर्स मेथड, विच the material by which a historian writes history is known as source. The study and use of the original material and original sources will give a much better understanding of subject like history as compared to any other method. So when the teacher teaches by using sources, this is known as source method. So source can be written or unwritten, or it can be any material. So source method is considered to be a very important method of teaching history. It helps the students of higher classes to construct a superstructure of historical facts with the help of the source material, such as cards, diaries, letters, documents, old inscriptions, statues, pottery, tools, clothes, arms, monuments, and building, etc. All these are sources. A teacher can teach sufficiently. A teacher can teach with the help of these sources. So it is very useful for the higher classes, because the students of higher classes can understand these sources. They can understand or they can study these sources. अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि सूत्रों का प्रयोग उच्च कक्षाओं में इतिहास पढ़ाने में किया जाना चाहिए, और इस स्तर पर छात्रों की बुद्धि विकसित होती है और वे सूत्र विधि से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और निम्न स्तर के बालकों के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर कीटिंग ने कहा है कि सूत्रों का प्रयोग छोटी कक्षाओं में भी किया जाना चाहिए। इस स्तर पर सूत्रों का विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि वातावरण उत्पन्न करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब छोटी कक्षाओं में सूत्रों को विश्लेषित नहीं किया जाना चाहिए, उनको बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए सोर्सेज दिखाकर पढ़ाया जा सकता है। और बड़ी कक्षाओं में के छात्रों की बुद्धि विकसित होती है, देयर मेंटल लेवल इज डेवलप्ड, देयरफॉर दे कैन अंडरस्टैंड द सोर्सेज। तो अब आइए सूत्र विधि में क्या क्या चीजें आती हैं। सूत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज में हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसको हमने 3 भागों में बांटा है।
सूत्रों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो भूतकाल के लोगों के द्वारा छोड़े गए शेष चिन्ह ही इतिहास के स्रोत हैं। द रिमेन्स ऑफ द पास्ट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला है साहित्यिक सूत्र, लिटरेरी सोर्स। दूसरा आता है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तीसरा है मौखिक परंपराएं, ओरल ट्रेडिशंस। तो ये 3 हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक परंपराएं, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड ओरल ट्रेडिशन। तो साहित्यिक स्रोत क्या है? सबसे पहले आते हैं, देखते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। तो इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी हमें ग्रंथों के आधार पर ही होती है और इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। जो भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ग्रंथ हो, प्राचीन काल से लोग लिखते चले आ रहे हैं। जैसे सबसे पुराना हमारे वेद हैं, वैदिक ग्रंथ। तो इनके आधार पर भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर। दूसरा आता है लौकिक साहित्य, सेकुलर लिटरेचर। और तीसरा आता है विदेशियों के विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स। तो धार्मिक साहित्य, सबसे पहले धार्मिक साहित्य देखते हैं। तो इस साहित्य में धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे कि वेद, पुराण और महाभारत, फिर बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जैन धार्मिक ग्रंथ आदि। ये सब इस कैटेगरी में आते हैं जो धार्मिक पर्पज से लिखे गए, धर्म के उद्देश्य से लिखे गए। तो ये धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक साहित्य के अंदर आते हैं। तो रिलीजियस लिटरेचर, द वेदास, द एपिक्स, द पुराणास, बुद्धिस्ट रिलीजियस लिटरेचर एंड द रिलीजियस बुक्स ऑफ जैन्स एक्सेट्रा कम इन दिस कैटेगरी। दूसरा है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में या सेकुलर लिटरेचर, लौकिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है निजी साहित्य, दूसरा होता है सार्वजनिक साहित्य। निजी साहित्य यानी प्राइवेट लिटरेचर और सार्वजनिक साहित्य ऑफिशियल लिटरेचर। तो निजी साहित्य वो होता है जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखा जाता है। जैसे किसी ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपना जीवन चरित्र लिखा है, या किसी व्यक्ति ने खुद अपने बारे में लिखा है। तो व्यक्तिगत रूप से लिखा गया साहित्य इसके अंतर्गत आता है। जैसे कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, उसी तरह से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और फिर मुगल काल में एक है बाबर का बाबरनामा। तो ये रचनाएं सभी निजी साहित्य में आती हैं। ये प्राइवेट लिटरेचर, तो इट कैन बी डिवाइडेड, सेकुलर लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइवेट लिटरेचर एंड ऑफिशियल लिटरेचर। प्राइवेट लिटरेचर इंक्लूड्स ड्रामा, नॉवेल्स, बुक्स, autobiographies, diaries, traveler or etc. So in this the person who writes individually, that literature come in this category, such as Kalidas Abhigyan Shakuntalam, Mudra Rakshas, written by Vishak Dutt, and Kautilya's Arthashastra and Babar's Babarnama etc. come in this category. और दूसरा है ये सार्वजनिक साहित्य या ऑफिशियल लिटरेचर। तो इसके अंतर्गत राजकीय आदेश, फरमान, न्यायालयों के निर्णय आदि सार्वजनिक साहित्य में आते हैं। जो राजकीय आदेश दिए गए या संधियों के जो पेपर्स लिखे गए, जो भी ऑफिशियली लिखे गए हैं, राजाओं के आदेश या फरमान, न्यायालयों के निर्णय, कोर्ट के निर्णय आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑफिशियल ऑर्डर्स, डिस्पैच, सनद्स, फरमान्स एंड डिसीजन ऑफ द लॉ कोर्ट्स एक्सेट्रा कम इन द कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल लिटरेचर। अब तीसरा है विदेशियों के विवरण। तो हमारे देश में समय समय पर विदेशी भी आते रहे हैं। इनमें से चीनी यात्री बहुत मशहूर हैं। तो किसी देश में दूसरे स्थान से आने वाले लोग
अपने देश वापस जाकर जब दूसरे देश के बारे में कुछ लिखते हैं तो यह भी किसी देश के इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। ये भी साहित्यिक स्रोत हैं। जैसे यहाँ पे मेगास्थनीज, फायान और ह्वेनसांग आदि विदेशी चीनी यात्रियों के विवरण भारतीय इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फॉरेन टेस्टिमोनी, accounts written by foreigners like Fayan, Megasthenes and ह्वेनसांग come in this category. When they visit these places, when they visit India and when they visited India and went back to their country, that they also wrote about our country. So this literature is also very useful to know the history of our India. नेक्स्ट आता है पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्स। पुरातत्व के बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे कि कोई भी सामग्री, कोई भी भौतिक सामग्री जो इतिहास से संबंधित है वो इसके अंतर्गत आती है। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्मारक संबंधी स्रोत, मॉन्यूमेंटल सोर्सेस। सबसे पहला स्मारक संबंधी स्रोत, मॉन्यूमेंटल सोर्सेस। दूसरा आता है पुरालेख संबंधी स्रोत, एपिग्राफिकल सोर्सेस। और तीसरा है मुद्रा संबंधी स्रोत, न्यूमिस्मैटिक्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्मारक संबंधी स्रोत। इसमें प्राचीन भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि आते हैं और हथियार। तो विभिन्न स्थानों में खुदाई में जो भी अनेक भवन, मूर्तियां, बर्तन और हथियार या कुछ भी अवशेष हमें मिलते हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। इतिहास के बारे में उससे भी बहुत प्रकाश पड़ता है। लॉर्ड कर्जन ने भारत में इतिहास की जानकारी के लिए यहाँ पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी और इसमें उन्होंने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, भरहुत आदि स्थानों पर खुदाई की और काफी मात्रा में सामग्री खोज निकाली। तो मॉन्यूमेंटल सोर्सेस, monumental findings which include buildings, images, pottery and terracotta figures and other antiques come in this category. So Lord Curzon established an archaeological department in India and sufficient archaeological material have been found from different places such as मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, कौशाम्बी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, नालंदा, सांची and Bharut etc. So these sources are very, very valuable. Buildings such as Taj Mahal is one of the main monument of the period of Mughal. So it is very famous worldwide. It throws light on the history of Mughals. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए अभी हम इतना ही करेंगे। अभी इसमें काफी कुछ बाकी है। नेक्स्ट हमारा जो एपिग्राफिकल सोर्स है, पुरालेख संबंधी स्रोत है, वहां से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।